नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आज हमारे देश में महिलाएं घर के कामों के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी अपना नाम रोशन कर रही है। बात करें स्पोर्ट्स की, बिजनेस की या फिर सामाजिक कार्यों की, हर क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया है। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, जिनसे बात करने वाले हैं, उन्हें साहित्य, कला और लोक गायन की त्रिवेणी कहा जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तृप्ति मिश्रा की, जो एक समाज सेविका है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। इस चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप कौन हैं, क्या किस फील्ड से हैं, उस बारे में। फिर हम आगे बात करेंगे कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते हुए समाज के हित में कई सारे काम किए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इंदौर से हूँ और यही मेरा, जिसको कहते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम इंदौर। होलकर कॉलेज से मैंने बीएससी किया, फिर उसके बाद मैंने सिम्बायोसिस से एग्जीक्यूटिव एमबीए किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो आर्मी ऑफिसर थे, तो हम लोग कुछ वक्त फ़ौज में रहे। फिर बहुत लंबा अलग अलग चीज़ें मैंने की हैं। और उसके बाद आर्मी को जब इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तो क्योंकि मेरे इन लॉज महू में थे, तो हम महू में ही, मतलब मैं महू में ही रहती हूँ अब। तो ये मेरा एक छोटा सा, जिसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन है। आप पिछले 17 सालों से काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, समाज के हित के लिए कई सारे काम किए हैं। तो किस तरह जो स्ट्रगल आए होंगे शुरुआती टाइम में, क्योंकि आपने जैसे ही शुरुआत किया, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना कितना मुश्किल रहा? जी, ये तो मेरे ख्याल से हमारे भारतवर्ष में सभी महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है जब हम घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं। और उसमें मैंने कभी फुल टाइम जॉब नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मतलब हमेशा दो जो गाड़ी के पहिए होते हैं, उनको आपको यही देखना होता है कि एक हमेशा सेक्रीफाइस करता है करियर को और एक घर संभालता है और एक बाहर। और हमारे भारत का जो रिवाज है वो तो ये है कि हाँ, ज़्यादातर महिलाएं ही, मतलब मेरे को लगता है 99.9% लेडीज़ इस चीज़ को समझती हैं। तो मैंने भी उस चीज़ के लिए कि भाई ठीक है, आप बाहर संभालिए, और मैंने तो उससे मैंने फुल टाइम नहीं, पर उसके बाद जो पार्ट टाइम मैं कर सकती थी, क्योंकि मन में था कि मैं भी कुछ करूं, मतलब खाली जिसको कहते हैं ना कि आप उठ गए, खाना बना लिया, उसके अलावा भी अगर मैं कुछ करना चाहती थी, इसलिए फिर मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की। और उसके साथ जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल, और मैं हर लेडीज़ के लिए मतलब कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जज्बा होता है जब कुछ करने का, तो सब चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती है। प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज हो जाती है और पर्सनल लाइफ भी मैनेज हो जाती है। आप कला में भी काफ़ी परिपक्व हैं, क्राफ्ट्स की फील्ड में आप एकदम काफ़ी ज़्यादा आपने महारत हासिल की हुई है। और यूँ कहें कि आपने पिछले 17 सालों में एज अ ट्रेनर गांव-गांव जाकर, गांव से शहर, शहर से गांव, पब्लिक को अवेयर किया है, उन्हें गाइड किया है। और पिछले 17 सालों से ही इको फ्रेंडली गणेश जी की जो आपने मुहिम स्टार्ट की है, जो आप अभी तक उससे रन करते आए हैं, तो इतना अलग अलग कैसे? क्योंकि आपकी फील्ड शुरुआत से अलग दिख रही है। आपने एमएसएमई से शुरुआत की, फिर आप ट्रेनर रहे और आप अब एक कला से निकलकर साहित्य और लोक गायन में जा चुके, तो इतना अलग कैसे? ये ना, जिसको कहते हैं, मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे। जैसे बीएससी किया, शादी, मैंने एमबीए शादी के बाद किया, क्योंकि मुझे करना था, बट शादी बहुत जल्दी हो गई, तो मुझे करना था। अब वहाँ पर भी यही हुआ कि आई वॉज प्रिपेयरिंग जो अपने कैट वेट के और जो एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मेरे हस्बैंड उस वक्त मतलब हम लोग पूना में पोस्टेड थे, तो एक दिन एक ऐड निकला टाइम्स ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए, तो मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो उन्होंने मजाक में कह दिया कि इसका एंट्रेंस होता है, ये तो निकाल लेगी तो मैं एडमिशन करा दूँगा। तो मैं क्योंकि प्रिपेयर कर ही रही थी अपने कॉलेज टाइम में, तो मैंने वो जो रिटर्न एग्ज़ाम है उनकी, वो निकाल ली, तो मेरा एडमिशन हो गया और फिर पढ़ाना पड़ा। तो ये तो मेरा एक वो रहा। उसके बाद फिर जब हम आर्मी छोड़ के आए, बच्चा उस वक्त मेरा छोटा था, तो कुछ हो नहीं, बट हाँ, मैं कुछ करना चाहती थी, तो मैं बिज़नेस करना चाहती थी। महू में एक क्राफ्ट होता है, एक आर्ट होता है, स्मोकिंग करके एक हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, उसकी फ्रॉक्स वगैरह बनती हैं। तो वो मैं चाहती थी कि मैं इसका बिज़नेस करूं, ऑल ओवर इंडिया करूं और इस काम को बाहर तक लेकर जाऊं। तो उसके लिए मैंने सोचा था मैं करूंगी, बट हुआ ये कि मैं दूसरे ऑफिस में पहुंच गई, जहाँ मुझे जाना था वहाँ ना जाके। ऐसे मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। जब आपको भगवान को कुछ कराना होता है ना, तो हमेशा ऐसी चीज़ें, आपको कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, सही गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो आप पहुँच जाते हैं कहीं। मेरे साथ अनवरत ज़िंदगी में ऐसा होता रहा।
और अब मुझे लगता है कि शायद किसी दूसरे पर्पस से आपको भेज देते हैं भगवान, तो इसलिए मुझे लगता है मैंने बहुत काम किए। और इसके बाद फिर मेरा ट्रेनिंग्स शुरू हो गई, और ट्रेनिंग्स में ये हुआ कि जब वहाँ गए तो उस टाइम आउटडोर ट्रेनिंग्स शुरू हो रही थी। पहले इन हाउस ट्रेनिंग हुआ करती थी और लोगों को बुलाया जाता था और उनको ट्रेन, और ये गांव-गांव में काम करने का कंसेप्ट तब आ ही रहा था। 2005 की ये बात है, 2005-6 की। तो उस वक्त जब ये शुरू हुआ तो मैं जब पहले बार जब उस ऑफिस में गई तो वो बोले मैडम ठीक है, बिजनेस ठीक है, ये एक ट्रेनिंग आप अगर कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि हम बाहर आउटडोर ट्रेनिंग करेंगे कैसे, गांव में हम काम करेंगे, गांव में या जो भी स्लम्स हैं। और सरकारी जो ट्रेनिंग्स आती हैं उनके क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग तरह के, कि कभी 8वीं पास की ट्रेनिंग आती है, कभी 10वीं पास की, कभी बिना पढ़े लिखों की भी खादी ग्रामोद्योग के साथ आ जाती है। तो इस तरह के जो क्राइटेरिया पहले हुआ करते थे, उतने नॉर्म्स में लोगों को ढूंढना। तो उन्होंने कहा अब तो मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था, मैं जो भी जानकारी लेके आई मैंने अपने पड़ोस में एक आंटी रहती थी उनको डिस्कस किया। तो हमने ऐसे ही अपने मोहल्ले उधर थोड़ा आगे था, हमने अपने आसपास ही लेडीज़ ढूंढ ली कि भाई टॉयज़ की ट्रेनिंग पहली मिली थी। तो सॉफ्ट टॉयज़ एक ऐसा आइटम है जो हर लड़की सीखना चाहती है, हर महिला भी सीखना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें चली, तो इस तरह से मतलब मेरा मैं ट्रेनिंग्स में आ गई। लेकिन ये पूरा आपकी जर्नी काफ़ी स्ट्रगल्स रही है, और जैसा आपने कहा कि भगवान को कुछ और मंजूर था, लेकिन और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप में जज्बा जो था वो शुरू से कम नहीं हुआ, आपने जो चाहा वो पूरा भी किया। लेकिन इस पूरी जर्नी में आपके साथ साल 2014 में एक हादसा हुआ जहाँ पर आपने अपने हस्बैंड को खोया, उसके बाद कैसे मैनेज किया, वो क्या हादसा हुआ? जी, एक्चुअली 2014 में मेरे हस्बैंड एक रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, और उसके बाद जिसको कहते हैं ज़िंदगी तो बदल ही जाती है बिल्कुल। तो उसके बाद हमारी सिक्योरिटी एजेंसी थी जिसको मैंने टेक ओवर किया, ट्रेनिंग्स कुछ कम हुई, और ऐसे मैं कहती हूँ ऐसे रुका नहीं मेरा। उसके बाद 2018 में मेरा एक ऑपरेशन हुआ, स्लिप डिस्क हो गया मुझे, मेजर ऑपरेशन हुआ। तो अब 2 चीज़ें थी कि बच्चा मेरा बहुत बड़ा नहीं था उस वक्त, मतलब जब ये एक्सपायर हुए तब वो 14 साल का था, 10th में आया था। तो एक घर से भी वो बहुत टेंशन्स भी थे, इन लॉज के एंड से भी एक हो जाता है हमारे भारत में, क्या सभी दूर प्रॉब्लम है, तो वो भी चीज़ें चल रही थी घर में, और बच्चे के एंड से भी कि वो 10th में है, और वो खुद भी उस एक्सीडेंट में था। मतलब वो 1 साल मैंने बहुत जिसको कहते हैं कि बुरी तरह बिताया, क्योंकि वो 1 साल तक करीब खुद भी चल नहीं पाता था। तो ये सारी चीज़ें मेरी लगी रही, बट उसके साथ बिज़नेस, क्योंकि हस्बैंड का बिज़नेस था वो मैंने लिया उसको, क्योंकि अच्छा हुआ मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, तो कम से कम जो, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी मुझे लगता है कि महिलाओं के चलाने लायक बिज़नेस, मतलब बहुत कम ऐसा मैंने सुना है या देखा था। तो लोगों को लग रहा था कि कैसे ये उस चीज़ को, क्योंकि हमें नए कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, जो पुराने थे उनको चलाने के लिए हमें कोई तो बंदा चाहिए था। तो बस उसके बाद ये हमारा चलता रहा। पर 2018 में जब सर्जरी हुई तो एक और चीज़ आई कि जो ट्रेनिंग्स चल रही थी, जो जिसमें मैं सेटल्ड थी, जिसमें मुझे जिसको कहते हैं बहुत सुख भी मिलता था, क्योंकि हम महिलाओं के लिए, हम जैसी महिलाएं जब गांव जाती तो हम बहुत सारे काम और भी कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मतलब थी। तो उसमें भी एक पॉज आ गया, क्योंकि अब मेरे को डॉक्टर ने कह रखा है, अच्छा क्योंकि जो काम मैंने किए उसमें मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत से काम किए, और गांव में कोई विशिष्ट, ये अब ट्रेनिंग्स के अब नॉर्म्स आ गए हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट, जो कौशल उन्नयन योजनाएं, और ये अब आ रही हैं 2014 के बाद। जो मैंने काम किए हैं उनको भी इम्प्लीमेंट होते होते अब हो रही हैं वो। तो हमने जब काम किया, हमें अगर सिलाई की क्लास है तो हमें कोई कटिंग टेबल नहीं मिलती थी, हमें कोई औजार नहीं मिला, हमें अपने हिसाब से ही सब करना होता था। गाँव में किसी के आंगन में क्लास होती थी, कभी पंचायत के हॉल में क्लास होती थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं। तो वो सारी चीज़ें अब मैं नहीं कर सकती। तो फिर क्योंकि बच्चा मेरा अभी सेटल होना बाकी था, उस टाइम वो 11th 12th में था, 12th में था, तो मुझे लगता था अभी मुझे इसको पढ़ाना है, तो मैंने वहाँ पॉज दिया। और फिर दूसरी चीज़ें, क्योंकि क्रिएटिव हूँ, तो फिर ये आप कह रहे ना कि इस कला से फिर मैं साहित्य और लोक गायन, ये फिर मैंने मतलब शुरू किया। जैसे आपने अपनी ज़िंदगी के 2 बड़े हादसे बताए, एक साल 2014 में हुआ, उसके बाद साल 2018 में हुआ जब आपका ऑपरेशन हुआ। ये जो पूरी जर्नी रही है, जब आप डिमोटिवेट हुए या इस तरह के हादसे हुए, तो खुद को कैसे मोटिवेट किया कि हमें कुछ करना ही है, जो जज्बा है उसे बरकरार रखना है?
ये आप कह सकते हैं शायद आप मेंटली उतना स्ट्रांग आपको भगवान बना देता है पहले से चीज़ें, क्योंकि जब हस्बैंड का एक्सीडेंट होने वाला था उसके पहले जो उनका जो वर्किंग था वो 15 दिन टूर्स पे रहा करते थे। तो मुझे एक घर को अपने आप मैनेज करने की आदत थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थी मैं उनके ऊपर। तो एक वो था कि ये नहीं कि कुछ घरों में होता है ना कि आप सब्ज़ी भी साथ लेने जा रहे हैं, तो वो वाला पार्ट हमारे यहाँ कभी नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा से बहुत बिज़ी रहे। तो ये हुआ कि वहाँ तक चलिए घर मैंने मैनेज कर लिया, पर बच्चे के एंड से बहुत टेंशन रहता है। तो वो मेरा उसका था, मेरा सारा टारगेट एक माँ का जो होना चाहिए उस वक्त। मेरी ट्रेनिंग्स भी मैंने काफ़ी कम कर दी थी 14 के बाद, जो मेरे ऑनगोइंग चीज़ें थी, नया कुछ मैंने लिया नहीं, वही जो 1-2 साल में मैं पूरा ख़त्म कर सकी, बस मैंने वो किया। क्योंकि मुझे एक चीज़ देखनी थी कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ ले, तो उसके लिए डेफिनेटली 11th-12th एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब मम्मियों को पीछे लगना पड़ता है। शायद आप भी उस स्टेज से गुजरे होंगे कि, और मुझे लगता है लड़कियां थोड़ी सिंसियर होती हैं, लड़के तो बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने देखी हैं, तो बस ऐसे ही मेरा चलता रहा। बात करें आपकी फैमिली की, आपका जो बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड से हैं आप, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है ना, उनको वहाँ से कितना सपोर्ट मिला है, वहाँ से कितना सपोर्टिंग रोल है? सपोर्ट मैंने कभी ऐसे मैं बताती नहीं हूँ, अब आप पूछ रहे हैं तो मतलब वही, क्योंकि मैंने जो भी किया है मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं परिवार का या उससे मैंने कोई मतलब फ़ायदा लेना शुरू किया होगा मैंने। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग्स में आई तो ये एक एंटायरली डिफरेंट फील्ड था। पॉलिटिकली हाँ, हम लोग बहुत जिसको कहते हैं दिग्गज परिवारों में से आते हैं देश के, और मेरे जो परबाबा थे वो होलकर स्टेट के राजवैद थे, इंदौर के, और होलकर स्टेट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, सिंधियास के इक्विवेलेंट थे, तो बड़ा नाम है। पर पिताजी मेरे बिजनेस में थे, तो और जो मतलब पंडित श्यामाचरण शुक्ला जो 3 बार कांग्रेस के शासन में रहे हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे, तो वो पापा के रियल फूफा जी थे। तो एक पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस्ड फैमिली थी, और एक कॉलेज में काफ़ी था कि आप ज्वाइन कर लें, पर मुझे कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं हमेशा दूसरी क्रिएटिव चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट रहा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट कहीं इस तरह की चीज़ों में वो नहीं होता जिसको कहते हैं, तो बस इसलिए मैंने कभी भी राजनीति की तरफ रुख नहीं किया, ना करूँगी, मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हाँ, मेरे जो उद्देश्य हैं जीवन के कि मैं कुछ सार्थक देकर जाऊँ समाज को, वो मैं करना चाहती हूँ। आपने बाल संरक्षण समिति के साथ भी काम किया है, उसकी मेंबर रही है, उस बारे में कुछ बताइए, कैसे काम करती है वो समिति? जी, एक्चुअली जब हर शहर में या तहसील में जो जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर के अंडर आप कह लें या आप कह लें एसडीएम के अंदर, तो अब क्योंकि मैं महू में हूँ तो हमारे यहाँ तहसील है, तो एसडीएम के अंडर कुछ कमिटीज़ बनती हैं। तो बहुत लंबे समय तक बाल संरक्षण समिति के अभी मेंबर हूँ। ये महिला बाल विकास के अंतर्गत जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बाल संरक्षण गृह भी होते हैं, या छोटे अपराधी बच्चे जो होते हैं उनके लिए उनको कहीं रखा जाता है, क्योंकि उनकी केसेस होते हैं जो भी है। पॉक्सो एक्ट की जानकारी, जैसे आजकल, क्योंकि आजकल दुष्कर्म बहुत बढ़ रहे हैं बच्चों के ऊपर, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, तो उसकी जानकारी देना और इस तरह की, तो ये समिति इन सब चीज़ों के लिए बनाई जाती हैं। उसके पहले भी मैं एक समिति में बहुत लंबे समय तक पारिवारिक सुलह समिति में मेंबर रही हूँ। जब आजकल क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो दोनों पक्षों को बुला के कोशिश करना कि डिवोर्स ना हो और दोनों पक्षों की समझाइश देना, ये काम भी मैंने बहुत लंबे समय तक किया है। तो ये इस तरह की कई तरह की कमिटीज़ होती हैं अलग अलग, जो एक सरकारी पैरेलल सरकारी बॉडीज़ होती हैं, और हमारे जैसे लोग स्वयं सेवक कह लें, ये एक जिसको कहते हैं सेवा होती है हमारे लिए, समाज के लिए। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि हमें कोई पेमेंट मिलती है, कुछ हम स्वेच्छा से जो लोग इस लायक अगर कोई समझते हैं, क्योंकि मेरा शुरू से प्रोफाइल ऐसा बन गया था, तो लोगों को याद आ जाती है कि भाई मैडम को बुला लें तो वो इस तरह के कामों में इंटरेस्ट लेंगी, तो ऐसे में अक्सर देखते हैं, ये सवाल भी जहन में आता है, कई बार सवाल भी उठता है कि आज के वक्त में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप एक महिला हैं, इतने टाइम से आप एक्टिव हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, क्या लगता है टाइम चेंज हुआ है? मैं तो इसके पक्ष में नहीं रहती हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा है या अभी भी देख रही हूँ, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ जो बदला है समय, वो 2 या 4% है, वो भी बहुत पढ़े लिखे तबकों में। आप मध्यम वर्गीय ले लें, आप स्लम्स ले लें, आप निचला तबका ले लें,
कुछ भी चीज़ें नहीं बदली। हाँ, बस इतना हो गया है कि हम बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजने लगे। उसके अलावा आज भी घरों में आप देखिए कितने घरों में लड़कियां अकेली नहीं, भाई लेने जाएगा, भाई छोड़, मतलब हम कहाँ मॉडर्न। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जहाँ काम करना पड़ेगा, और वो है अवेयरनेस। हर जिसको कहते हैं सीढ़ी पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों। क्योंकि अगर हम कहें लड़कियों की गलती नहीं है तो मैं वहाँ भी नहीं मानती, क्योंकि आप पहनावा देखिए, आप इस तरह का पहनावा अगर आप पहनते हैं तो कोई मनचला क्यों नहीं फिक्रे कसेगा। तो वहाँ हमें अपने घर की बेटियों को भी समझाना है। लोग हमेशा कहते हैं लड़कों की गलती है, तो लड़कों की तो गलती है ही। लड़कों को हम प्रोवोक करते हैं कि वो लड़का है, वो ये नहीं करेगा, वो खाना नहीं बनाएगा, लेकिन लड़कियों की आज सबसे बड़ी गलती हो रही है पहनावे की। उनका जो एक, हम जो आज़ादी के नाम पे उनको गलत चीज़ों के लिए आज़ादी के नाम पे आप प्रमोट करिए, पढ़ने के लिए करिए, बाहर भेजना है, लेकिन अपने बच्चे को उतना। फिर दूसरा एक जो, क्योंकि जैसे अब हमारा जनरेशन है, आपका जनरेशन है, आपको सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं। आज छोटा सा बच्चा भी है, वो यूट्यूब पे देखता है, यू नेवर नो वो कब गलत साइट खोल लेता है। तो ये चीज़ों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त काम करने की इन चीज़ों पे। बात करें थोड़ी पर्सनल लाइफ की, तो जैसे कि आप साहित्य, कला, लोक गायन, ये इंटरेस्ट कब आया आपको? क्योंकि आप सोशल वर्क करती रही हैं जी, लेकिन जी। अब उससे थोड़ा सा विराम जरूर मिला है, तो इस और टाइम गया, तो कैसे इसमें आपने सोचा कि लिखना है? क्योंकि आप कविताएं भी लिखती है जी, आपने गानों को भी रिक्रिएट किया है जी। तो उस बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हुआ ये कि जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे मेरी लाइफ में। तो इसमें ये रहा कि जब 2014 में जब हस्बैंड नहीं रहे तो बच्चे को देखना था, बहुत सारे हमारा बिजनेस था सिक्योरिटी एजेंसी का जो मैंने टेक ओवर किया, तो वो भी देखना था। तो क्लासेस थोड़ी कम हो गई, और जो पुराना काम था वो मैंने उसको कंप्लीट किया एक तरह से, कुछ नया खास मैंने लिया नहीं। पर जो भी था, जो थोड़ा बहुत, वो भी बंद हुआ मेरा 2018 में, जब मेरी बैक की सर्जरी हुई, मुझे स्लिप डिस्क हो गया। तो वो टाइम जो पीरियड था वो सच में मेरे लिए बहुत, जिसको कहते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव लाइफ जी थी मैंने हमेशा। तो मुझे लगता था कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने, जैसे एक होता है स्लिप डिस्क का जो मेजर ऑपरेशन होता है, उसमें आपको झुकने से, इससे उससे मना कर दिया जाता है। 6 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे थी, और क्योंकि मैं अकेली भी थी तो मुझे लगता था कि अब कैसे आगे होगा। फैमिली से भी एक था कि अब ये सब बंद करो, तो क्लासेस मेरी रुक गई वहीं पे। पर फिर उसके बाद मैंने लेटे लेटे गाना शुरू किया। लिखती मैं शुरू से थी, हमारा कोई साहित्यिक ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल, पर कविताएं इनबॉर्न होती हैं शायद, तो मैं बचपन से लिखा करती थी, किसी को सुनाती नहीं थी। लेकिन फिर मैंने लिखना शुरू किया, और साहित्य का जो, और मैं आर्टिकल्स भी दिया करती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। तो मेरे पास 2 मैगजीन्स थी, पर मुझे लेखन का ये नहीं पता था कि मैं लिखती रहूं। जब मैं ट्रेनिंग्स में आई तो मैंने बंद कर दिया कि अब टाइम नहीं है। तो उसके बाद फिर जब ये 2018 में घर में थी, तो मैंने लोकगीत, जो पुराने लोकगीत हैं, जो हमारी दादी नानियाँ जो ढोलक पे गाती हैं घर घर में, मेरा वो लगता था कि, हमें लगता था कि मतलब वी आर द लास्ट जनरेशन शायद जिनको ये गाने आते हैं। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता, पर लगेंगे सबको। जब शादियां होती है तो सबको लगता है कि अरे हम बन्ना बन्नी गा लें, हम 5 गीत कर लें, तो आजकल इतने आते नहीं हैं किसी को। तो मुझे था कि मैं इनको कैसे रीस्टोर करूं। तो किस्मत से मेरी नानी थी उस वक्त, अभी लास्ट ईयर लॉकडाउन, अभी 3 महीने पहले ही उनकी मतलब वो एक्सपायर हुई हैं। तो उनसे ले लेके मैंने एक यूट्यूब चैनल बना लिया, क्योंकि मैं गाती हूँ शुरू से। तो थोड़ा एक गाना, अपने बीट्स तैयार किए, कहीं यूट्यूब पे ढूंढा, कुछ ढोलक वोलक ढूंढ के कुछ लूप्स बनाए, और मैंने शुरू करा। तो वो लॉकडाउन में लंबा चलता रहा। और साहित्य का भी ऐसा ही रहा कि मुझे पर्यावरण के लिए सम्मानित करने के लिए किसी संस्था ने बुलाया, और वहाँ से मैं साहित्यकारों से जुड़ी। फिर ये लॉकडाउन लगा, तो लेखन की जो दूसरी पारी है वो शुरू हुई, और उसके बाद प्रॉपर कविताएं लिखना, मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं अभी लास्ट ईयर, मतलब 20 में एक आई है, एक 21 में आई है। तो ऐसे मतलब अब मेरा चल रहा है ये सारा। आपने इतना कुछ लिखा है, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। अच्छा, मैं वैसे तो मैं लोक गायन भी करती हूँ, पर अभी बहुत समय नहीं है, तो चलिए एक 4 लाइनें माँ के नाम से, क्योंकि मेरी माँ का बहुत मुझे सपोर्ट रहा है, तो चलिए एक मुक्तक सुना देती हूँ।
डांटती है कभी मुझको, कभी दुलराती मेरी माँ। डांटती है कभी मुझको, कभी दुलराती मेरी माँ। साथ बैठे कभी यूं ही बतियाती मेरी माँ। अभी भी मुझको छोटी सी बच्ची समझती है। अभी भी मुझको छोटी सी बच्ची समझती है। खैरियत की मेरी चिंता जतलाती है मेरी माँ। खैरियत की मेरी चिंता जतलाती है मेरी माँ। आपने इतना अच्छा लिखा है, आपने इतने सालों से एक्टिव भी हैं, आपको इन चीज़ों के लिए सम्मानित भी किया जाता है। हाल ही में आपको अवार्ड मिला, कैसा लगता है जब इतना सम्मान मिलता है? देखिए, सम्मान, मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये सम्मान मिलेगा, बट हाँ, मुझे लगता है 17 साल से जो गणेश के लिए मैं ज़्यादातर करी जाती हूँ, और लोक संस्कृति के लिए, संस्कृति के लिए ही मेरे को ज़्यादा अचीवमेंट, जितने भी मेरे सारे सम्मान मिले हैं, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा मिला है। महिला सशक्तिकरण में जब थी, क्योंकि निस्वार्थ मैं काम कर रही थी, मैं कुछ और भी कर सकती थी, शायद उसलिए मिला है। तो मन में अच्छा तो लगता है कि चलिए आपने कुछ किया तो उसका एक आपको प्रतिसाद मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा तो लगता है वैसे। एक आखिरी सवाल, कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैसेज बिल्कुल देना चाहूँगी, और क्योंकि मैं पर्यावरण के लिए काम कर रही हूँ, गणेश जी के लिए काम कर रही हूँ, और अभी गणेश जी आने वाले भी हैं, तो मैसेज मेरा ये है कि मिट्टी के ही गणेश विराजित करें। और अगर आपको जो बाज़ार में मिट्टी की मूर्ति बोल के मिल रही है, उसमें भी पीओपी होता है, उसमें भी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, तो कोशिश करें कि मिट्टी के गणेश या तो स्वयं बनाएं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे आजकल मिल जाते हैं। और विसर्जित करने के लिए भी घर में ही कहीं भी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ, शोध भी किया है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि हम उसको तालाब में ही सिराएं या हम उसको नदी में सिराएं गणेश जी। तो गणेश जी जो है वो मिट्टी में, आप जो आजकल जो एक कंसेप्ट चला है कि बाल्टी में घोल दें और उसके बाद गमलों में वो मिट्टी या क्यारी में डालें, तो बस इतना निवेदन है कि पर्यावरण बचाने में ये छोटी सी अपनी आहुति दें। और वैसे भी हमारा जो इंदौर है वो नंबर 1 है, तो इस चीज़ में भी इसको हम नंबर 1 बनाएं। तो हमारे शो मर्दानी में हमारे साथ समाज सेवी तृप्ति मिश्रा बनी हुई थी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही। देखते रहिए खबर, जनता की बुलंद आवाज़।